अक्सर हर लव स्टोरी की शुरुआत तो एक नॉर्मल मुलाकात से होती है, लेकिन सकुता की लव स्टोरी कुछ अलग तरीके से शुरू हुई। एक ऐसा ऑकवर्ड हाई स्कूल लड़का जिसकी जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन उसकी मुलाकात मे साकुराजिमा नाम की लड़की से होती है, जो है तो एक फेमस एक्ट्रेस, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो जैसे गायब सी हो चुकी है। ना कोई उसे देख सकता था, ना कोई उसकी तरफ ध्यान देता था, सिर्फ सकुता को छोड़ के। तो आखिर मे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या सकुता इस मिस्ट्री का राज जान पाएगा, और कैसे इस मिस्ट्री के बीच इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। तो एक दिन की बात है, सकुता हड़बड़ा करके अपने सपने से उठ बैठता है। उसके दिमाग में अभी भी उस रहस्यमय लड़की की बातें गूंज रही थी, जिसने उसे किस करने को कहा था। कंफ्यूज होकर उसने अपनी डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे डायरी में लिखा हुआ एक भी शब्द याद नहीं था। उसकी नजर 6 मई की एंट्री पर जाकर रुक गई। वहाँ लिखा था कि उस दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक वाइल्ड रैबिट सेनपाई से हुई थी। उस दिन लाइब्रेरी में किताब ढूंढते वक्त सकुता की नजर अचानक बनी कॉस्ट्यूम पहनी एक लड़की पर पड़ी। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लाइब्रेरी में ऐसे घूम रही थी जैसे पूरी दुनिया उसी का राउंड घूम रही हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। जब वो लड़की सकुता के बिल्कुल पास आकर के खड़ी हुई, तब उसे एहसास हुआ कि सकुता वाकई उसे देख सकता है। सकुता ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो उसकी सीनियर मे साकुराजिमा थी। उसने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो सकुता है। मे ने भी अपना नाम बताया और सीधा उससे कहा कि जो कुछ भी उसने देखा है सब भूल जाए। लेकिन ऑब्वियसली सकुता इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था। अगले दिन सकुता अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने मजाक में उससे बनी गर्ल्स के बारे में पूछ लिया। उसका दोस्त बिना एक सेकंड सोचे एक्साइटमेंट में बोल पड़ा कि अगर उसके सामने कभी बनी गर्ल आ गई तो वो तो बिल्कुल मना नहीं करेगा। तभी सकुता ने स्कूल यूनिफॉर्म में चल रही मे की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम उसे देख सकते हो? उसके दोस्त ने आराम से जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। इसी बीच उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा, सकुता को गुस्से से घूरा और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से खींच कर ले गई। लेकिन सकुता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो तो चुपचाप अपने रास्ते चलता रहा। घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक कपल चुपके से मे की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। सकुता तुरंत बीच में आ गया और उन्हें अच्छे से समझा दिया, तो कपल वहाँ से चला गया। मे ने उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। सकुता इस बात से काफी हैरान था कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी मे को उसका नाम याद था। तो मे ने बताया कि उसने उसका नाम स्कूल के हॉस्पिटलाइजेशन इंसिडेंट के बाद सुना था। फिर उसने मोबाइल पर कुछ आर्टिकल्स दिखाए जहां सकुता को एक वायलेंट स्टूडेंट बताया गया था। आर्टिकल के मुताबिक उसने लड़ाई करके कई स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लेकिन सकुता ने ना कोई सफाई दी और ना ही बहस की। उसने बस बात को वहीं खत्म कर दिया क्योंकि वो उन पुरानी बात को दोबारा नहीं छेड़ना चाहता था। एक और चीज ने मे का ध्यान खींचा कि सकुता के पास मोबाइल फोन नहीं है। जब उसने उसका रीजन पूछा तो सकुता ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा कि मैंने अपना फोन समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद सकुता ने मे से उसकी कहानी बताने को कहा। मे ने बताया कि वो कई सालों तक एक फेमस एक्ट्रेस थी। जहाँ भी जाती थी लोग तुरंत उसे पहचान लेते थे। लेकिन एक दिन जब वो अकेली घूमने निकली तो किसी ने भी उसे पहचाना तक नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो लोगों के लिए इनविजिबल होती जा रही है। इसी वजह से उसने बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहना और अलग अलग जगहों पर घूमना शुरू किया ताकि पता चल सके कि आखिर कौन लोग अभी उसे देख सकते हैं। सकुता उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता रहा और जब मैंने पूछा कि क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो, तो सकुता ने बिना हिचकिचाए हाँ में जवाब दिया और कहा कि ये सब एडोलसेंट सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। इसी वजह से लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर मैं काफी सरप्राइज हो गई। शायद पहली बार किसी ने बिना उसका मजाक उड़ाए उसकी बात पर यकीन किया था। उसके बाद सकुता उसे अपने घर ले गया और अपने सीने पर बना गहरा निशान दिखाया। उसने बताया कि ये निशान अचानक बिना किसी वजह से उसके शरीर पर आ गए थे और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मैंने सारी बातें जोड़ना शुरू की और तब उसे समझ आया कि आर्टिकल में जिन बच्चों के हॉस्पिटल जाने की बात लिखी थी, असल में हॉस्पिटलाइज तो सकुता हुआ था। जब सकुता की छोटी बहन कायदे ने मे को देखा तो वो तो एकदम घबरा गई। उसने धीरे से मे को हेलो बोला और चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर सकुता ने मे को कायदे की एक पुरानी फोटो दिखाई जब वो साइबर बुलिंग की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसने बताया कि कायदे के शरीर पर भी ये घाव अचानक बिना किसी वजह के आ गए थे और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। इसी इंसिडेंट के बाद सकुता ने स्मार्टफोन यूज करना छोड़ दिया था और कायदे भी मीडिया से पूरी तरह दूर रहने लगी ताकि वो खुद को और तकलीफ से बचा सके। सकुता ने मे को समझाया कि शायद उसे दोबारा शोबिज की दुनिया में वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करती होगी। लेकिन मे तुरंत भड़क गई और गुस्से में बोली कि मैंने कब कहा कि मैं वापस उस दुनिया में जाना चाहती हूँ। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि बहस शुरू हो गई और आखिर में मे गुस्से से पैर पटकती हुई उसके घर से निकल गई।
अगले दिन स्कूल पहुंचकर सकुता ने देखा कि मैं आज स्कूल ही नहीं आई थी। उसके दिल से ये बात ही नहीं निकल रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए उसने अपने दोस्त से एडोलसेंट सिंड्रोम वाली थ्योरी के बारे में बात की, लेकिन उसके दोस्त ने उस थ्योरी को सीधा इनकार कर दिया और उसकी जगह कहा कि वो मेजरमेंट थ्योरी पर यकीन करती है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान का दिमाग सिर्फ एक हद तक ही चीजों को देख या महसूस कर सकता है। धीरे धीरे सकुता को समझ आने लगा कि आखिर लोग मे को देख क्यों नहीं पा रहे थे। वो एक बेकरी गया और मे के लिए एक कस्टर्ड बन खरीदा, फिर आराम से घर की तरफ चलने लगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो बिना एक पल गंवाए पूरी स्पीड से दौड़ पड़ा। वो सीधा अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा, जहां मे शांति से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सकुता मुस्कुराते हुए उसे छेड़ते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरी याद आ रही थी क्या? मैं भी हल्की सी मुस्कुराई और उसके हाथ से कस्टर्ड बन ले लिया। सकुता कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। तभी उसके दिमाग में अपनी डायरी की बात घूमने लगी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो भी उसने झेला था, उस डायरी ने जैसे पहले ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया था। अब सकुता ने ठान लिया था कि वो इसे एडोलसेंट सिंड्रोम का राज हर हाल में समझ कर रहेगा। इसी वजह से वो अपनी दोस्त फतुबा के पास गया, जो यहाँ की एल्बर्ट आइंस्टाइन है। फतुबा ने उसे क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया और कैट इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी समझाया। उस थ्योरी से सकुता को एक नया आइडिया मिला। इंसान का दिमाग उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर सकता है जहाँ दो पॉसिबिलिटीज एक साथ मौजूद होती हैं। मतलब कोई इंसान एक ही वक्त पर किसी के लिए विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला उसे कैसे परसीव करता है। इसके बाद सकुता और मैं पहले से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। एक दिन दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी गए। शॉपिंग करते वक्त मैं ने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा कि क्योंकि वो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो स्टोर में जो चाहे वो कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सकुता की नजर उसके हाथ में पड़ी एक कैरेट पर पड़ती है तो कंफ्यूज होकर के वो पूछता है कि ये कैरेट ये भी गायब है क्या? मैंने समझाया कि वो जिस चीज को छूती है वो भी दूसरे लोगों के लिए इनविजिबल हो जाती है। ये बात टेस्ट करने के लिए सकुता ने उसे अपना हाथ पकड़ने को कहा ताकि देख सके कि क्या वो खुद भी गायब हो जाएगा। लेकिन हाथ पकड़ने के बजाय मैं अचानक उसके बिल्कुल पास आई और उसे जोर से गले ही लगा लिया। सकुता एकदम से घबरा गया और जोर से चिल्ला उठा। तभी पीछे खड़ा ताऊ जी उनको देखने लगा और इसका मतलब ये था कि मे के टच से सकुता इनविजिबल नहीं हुआ था। उस रात घर लौटते वक्त सकुता ने एक बार फिर से मे को शोबिज में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की। इस बार मैं बुरी तरह भड़क गई। उसने पहली बार अपने दिल की बात खोल करके बताई। कहा कि उसकी माँ ने हमेशा उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझा था। एक दिन वो उसे शूट पर ले गई थी ये बोल करके कि एक नॉर्मल फोटो शूट होगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे बिकनी मॉडल की तरफ पोज देने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उसी दिन से मे को समझ आ गया था कि उसकी माँ के लिए वो बेटी नहीं सिर्फ एक कैश काऊ थी। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार मे का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। उसे भी एहसास हुआ कि दिल के किसी कोने में वो भी शोबिज का हिस्सा बनना चाहती थी। तब सकुता ने उसे रिपोर्टर वाली बात बताई। उसने बताया कि उसकी मुलाकात एक रिपोर्टर से हुई थी जिसने उसके सीने के निशान की फोटोज खींच ली थी। बदले में उस रिपोर्टर ने मे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ये सुनते ही मे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सकुता को डांटते हुए डम एस कहा और बोला कि इतना बेवकूफी भरा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। उसे डर था कि अगर वो फोटोज बाहर आ गयी तो लोग उनके घर तक पहुँच सकते हैं और कायदे भी खतरे में आ सकती है। बिना वक्त गंवाए मैंने तुरंत उस रिपोर्टर को फोन किया। उसने कहा कि अगर वो उन फोटोज को पब्लिश नहीं करेगी तो बदले में वो उसे और भी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी देगी। रिपोर्टर इस डील के लिए मान जाती है और तब सकुता उसे पूछता है कि क्या तुम सच में दोबारा शोबिज में वापस जाने वाली हो? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि हाँ, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की एजेंसी के अंडर बिल्कुल काम नहीं करेगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ की एजेंसी छोड़ देगी। उसके बाद सकुता उसे घर तक छोड़ने गया। जाने से पहले मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे एक डेट पर चलने के लिए कहा। साथ ही वार्निंग भी दी कि लेट मत होना। डेट वाले दिन सकुता अच्छे से तैयार हुआ और सीधा ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटी सी खोई हुई लड़की से हो जाती है। उसकी मदद करते करते वो और भी कई परेशानियों में उलझ जाता है और जैसे तैसे सब कुछ संभालने के बाद वो भागते हुए ट्रेन स्टेशन पहुंचा। खुशकिस्मती से मैंने उसे माफ कर दिया और दोनों की डेट आगे बढ़ गई। डेट के दौरान सकुता ने मे को अपने स्कूल की एक लड़की के बारे में बताया जिसने उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। ये बात सुनकर मे को थोड़ी सी जेलसी होने लगी, लेकिन सकुता ने तुरंत उसे तसल्ली दी। कहा कि उसके बाद से ना तो उस लड़की को दोबारा कहीं देखा उसने और ना ही किसी और ने। थोड़ी देर बाद मे ने गहरी सांस ली और कहा कि उसने अपनी माँ को बीच पर बुलाया है। वहीं वो उसे बताएगी कि उसने दोबारा शोबिज में वापस आने का फैसला कर लिया है। लेकिन सकुता कुछ बोल पाता उससे पहले ही मे की माँ गुस्से से भरी हुई वहाँ आ पहुँची। सबको लगा कि अब वो सीधा मे के पास जाएंगी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसने दोनों को हिलाकर रख दिया।
मे की माँ बिल्कुल उसके सामने से गुजर गई जैसे वहाँ कोई था ही नहीं और वो सीधा साकुता के पास चले गई। तब मे को समझ आया कि अब उसकी अपनी माँ भी उसे देख नहीं पा रही थी। ये सच सामने आते ही साकुता और मे दोनों के होश उड़ गए। जैसे ही मे की माँ वहाँ से चली गई, दोनों पूरे शहर में भागते फिरने लगे। जिस भी इंसान से मिलते हैं बस एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मे साकुराजिमा को जानते हो, लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था कि नहीं। यहाँ तक कि जिस रिपोर्टर ने मे के साथ डील की थी उससे भी मे बिल्कुल याद नहीं थी। अब मे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगती है, लेकिन साकुता ने उसका साथ छोड़ने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो दोनों किसी दूसरे शहर चलेंगे, शायद वहाँ लोग अभी मे को देख पाए। जाने से पहले साकुता ने कायदे को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है क्योंकि उसे मे का ख्याल रखना है। सबसे अजीब बात ये थी कि कायदे को भी मे के बारे में कुछ याद नहीं था, फिर भी उसने अपने भाई के फैसले का सपोर्ट किया। और सफर के दौरान मे ने धीरे से साकुता की तरफ देखकर पूछा कि तुम्हें तो अभी मेरी यादें हैं ना। साकुता उसे यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी नहीं भूलेगा। दोनों एक नए शहर पहुंच गए और वहां एक होटल में रूम लिया। जब मे बाथरूम में थी तब साकुता ने अपने दोस्तों को फोन किया और खुशकिस्मती से उन्हें अभी भी मे याद थे। ये सुनकर उसके दिल में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगने लगी। और उस रात मे और साकुता एक ही बेड पर बैठे अपनी अगली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। फैसला किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो पूरी दुनिया को मे की याद जरूर दिलाएंगे। दोनों जानते थे कि ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन हार मानना उनके ऑप्शन में नहीं था। अगली सुबह मे की आंखें खुली तो उसने देखा कि साकुता अभी तक जग रहा है। उसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। दोनों मजाक करने लगे और मे हंसकर बोली कि वो कितनी आराम से सो गई और बेचारा साकुता पूरी रात उसकी फिक्र में जागता रहा। होटल से चेकआउट करने के बाद दोनों सड़क पर चलने लगे। मे ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। ये देखकर तो साकुता का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उसने मन ही मन कसम खा ली कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो इसका सॉल्यूशन ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन स्कूल में उसकी मुलाकात फतुबा से होती है। फतुबा ने बताया कि उन दोनों को छोड़ करके बाकी हर इंसान मे को भूल चुका है। दोनों ने मिलकर रीजन समझा। उन्हें मे इसलिए याद थी क्योंकि पिछली रात उन दोनों ने बिल्कुल नींद नहीं ली थी। बस यहीं से साकुता ने अपना फैसला कर लिया कि अब वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा, चाहे जो भी करना पड़े। वो मे को कभी अपनी यादों से नहीं मिटने देगा। फतुबा उसे अपनी लेबोरेटरी ले गई। वहाँ उसने एडोलसेंट सिंड्रोम के बारे में और डिटेल में समझा। उसने बताया कि अनजाने में मे ने एक्सपेरिमेंट वाली कंडीशंस को रियल वर्ल्ड में ले आई थी। इस वजह से लोग सिर्फ उसे देखना ही नहीं बल्कि हर दिन सोने के बाद उसे पूरी तरह से भूले जा रहे थे। नींद ही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हर सुबह मे लोगों की यादों से गायब हो जाती थी। फतुबा ने वादा किया कि वो इस थ्योरी पर और रिसर्च करेगी और साकुता की मदद करेगी। उसके बाद साकुता ने जागते रहने के लिए स्लीपिंग पिल्स के उल्टे असर वाली मेडिसिन और अलग अलग पिल्स लेने शुरू कर दिए। जब कायदे ने उसे इसके बारे में पूछा तो वो बस बात को टालने के लिए कहता रहा कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रात भर पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन दिन बीतते के साथ हालात और भी खराब होने लगे। एक दिन साकुता को एहसास होता है कि फतुबा भी मे को भूल चुकी है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचा था जो अब भी मे को याद रखता था, और वो था साकुता। इस तन्हाई के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। वो हर रोज अपनी डायरी में मे के साथ बिताए हर पल को लिखता रहता, ताकि अगर कभी उसकी याद कमजोर पड़ने लगे तो डायरी उसे सब कुछ याद दिला सके। लेकिन नींद की कमी अब उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स आ चुके थे। खुद को जागता रखने के लिए वो हद से ज्यादा एक्सट्रीम तरीके अपनाने लगा। कभी खुद को चुभोता तो कभी दर्द लेकर के नींद भगाने की कोशिश करता। मे ये सब चुपचाप देख रही थी। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो साकुता को अपनी वजह से इस तरह टूटने नहीं दे सकती। यहाँ तक कि साकुता के दोस्त ने भी नोटिस कर लिया था कि वो किसी जॉम्बी की तरह दिखने लगा है। उस दिन मे उसके घर आई और एग्जाम्स के लिए उसे पढ़ाने लगी। दोनों कुछ देर तक पढ़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे साकुता की आंखें बंद होने लगी। और तब मे ने अपने हाथ में स्लीपिंग पिल्स की बोतलें उठाई। उसने साकुता की तरफ प्यार से देखा और उसकी हर कोशिश के लिए दिल से शुक्रिया कहा, और फिर भारी दिल के साथ उसे सो जाने दिया। अगली सुबह जब साकुता की आंखें खुलती हैं तो सब कुछ बदल चुका था। वो मे के बारे में सब कुछ भूल चुका था। उसने अपनी डायरी खोली, लेकिन जहाँ जहाँ मे का जिक्र हुआ करता था वहाँ सिर्फ खाली पन्ने बचे थे। वो स्कूल के लिए निकला और आज पता नहीं क्यों उसके दिल पर पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस हो रहा था। उसके दोस्त ने भी मुस्कुराकर कहा कि आज तो काफी फ्रेश लग रहा है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। स्कूल पहुँचने के बाद फतुबा ने उसे एक पेपर दिया। ये वही पेज था जो साकुता ने पहले कभी खुद लिखा था। उस पेज पर मे के वजूद का एक छोटा सा हिंट मौजूद था। पेपर को देखते ही उसके अंदर कुछ तो जागने लगा, जैसे कि कोई पुरानी याद वापस लौटना चाहती हो।
लेकिन फिर भी उसे मे याद नहीं आई। फिर आया उसका लास्ट एग्जाम। जैसे ही वो पेपर लिखने बढ़ता है, अचानक उसके दिमाग में मे के साथ बिताया हर एक लम्हा बिजली की तरफ फ्लैश होने लगा। तो अगले ही पल वो बिना सोचे क्लासरूम की तरफ भाग निकलता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही मिशन था कि पूरी दुनिया को मे की याद दिलानी है। वो स्कूल के ग्राउंड में पूरी ताकत से दौड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं मे साकुराजिमा से प्यार करता हूँ। उसकी आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठती है। हर स्टूडेंट, हर टीचर, सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया और उसके दिल से निकली हर पुकार के साथ आखिरकार वो चमत्कार हो ही गया। मैं एक बार फिर से सबको दिखाई देने लगती है। ये देखते ही वो भागते हुए साकुता के पास आई और बिना कुछ बोले उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उसकी इतनी बोल्ड हरकत देख करके वो शर्म से लाल हो चुकी थी। अब पूरे स्कूल की नजरें सिर्फ उन दोनों पर थी। मे ने इस मौके का फायदा उठाया और सबके सामने उसकी हॉस्पिटलाइजेशन इंसिडेंट की पूरी सच्चाई बता दी, जिससे कि ऑफिशियली साकुता का नाम साफ हो गया। अब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। सबको यकीन हो गया कि मे वाकई उनके सामने खड़ी है। फिर मे ने साकुता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार और अपने प्यार का इजहार करो। साकुता ने बिना झिझक दोबारा अपना प्यार कन्फेस कर दिया। तब मे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चैलेंज दिया कि 1 महीने बाद फिर से यही बात कहना। अगर तब भी तुम कह पाए तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। साकुता ने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही दोनों को टीचर्स ने पकड़ लिया और डिसिप्लिनरी कमेटी की अच्छी खासी लेक्चर सुननी पड़ी। दिन के आखिर में साकुता ने फतुबा का दिल से शुक्रिया अदा किया। उसकी एडोलसेंट सिंड्रोम थ्योरी ने न सिर्फ उसे मे की याद वापस दिलाई, बल्कि मे को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। 27 जून की सुबह काइदे टीवी पर जापानीज फुटबॉल टीम की नेशनल टूर्नामेंट जीतने की न्यूज बड़े ध्यान से देख रही थी। उधर साकुता स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसके दिमाग में भी वही चैंपियनशिप की खबर घूम रही थी और इसी सोच के साथ वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात कुनिमी और फतुबा से होती है। कुनिमी हमेशा की तरह उसके बिखरे हुए बालों का मजाक उड़ाता है, लेकिन साकुता ने तो इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और बस कंधा ऊंचा करके आगे बढ़ गया। लंच ब्रेक में वो सीधा मे के पास पहुंच गया। मे उसके लिए अपने हाथों से बना होममेड बेंटो लेकर के आई थी और ये देखकर साकुता काफी सरप्राइज हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मे ने ये सब खुद बनाया है। दोनों फिर साथ बैठ करके खाना खाने लगे। खाते वक्त अचानक साकुता ने एक बार फिर से अपने दिल की बात कह दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मे ने शर्माते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, फिर धीरे से बोली कि जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें अपना जवाब जरूर दूंगी। बातों ही बातों में मे ने बताया कि उसकी अगली शूटिंग शुरू होने वाली है और उस फिल्म में उसे किसिंग सीन भी करना पड़ेगा। ये सुनते ही साकुता तुरंत मना करने लगा। उसने कहा कि उसे ये रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मे तो अपने फैसले पर टिकी रहती है और कहती है कि वो ये रोल जरूर करेगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक और बात बताई, कहा कि उसका पहला किस तो कब का साकुता के साथ हो चुका है, बस प्रॉब्लम ये है कि साकुता को वो याद ही नहीं। ये सुनकर तो साकुता बिल्कुल हैरान रह जाता है और मैं हंस पड़कर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा किस कर दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसके होठों की जगह उसने एग रोल उठाया और सीधा साकुता के मुंह में डाल दिया और ये देखकर वो बस उसे घूरता रह जाता है। थोड़ा सा नाराज होकर के बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही रिजेक्ट करती रही ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्यार ही खत्म हो जाए। जिस पर मैं मुस्कुराकर बोलती है कि बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी। आखिरकार दिन के एंड तक मैंने ऑफिशियली साकुता के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कर दी और इसी के साथ उनकी लव स्टोरी सच में शुरू हो गई। अगली सुबह साकुता स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसने देखा कि कायदे फिर से वही न्यूज देख रही है, जापानीज फुटबॉल टीम की नेशनल टूर्नामेंट जीतने वाली। साकुता को ये बात थोड़ी अजीब लगी। सिर्फ न्यूज ही नहीं, डेट भी बिल्कुल वही 27 जून थी। स्कूल पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात फिर से कुनिमी और फतुबा से होती है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने बिल्कुल वही बातें दोबारा बोलनी शुरू कर दी जो वो कल बोल चुके थे। और जब साकुता ने उनसे इसके बारे में पूछा तो दोनों ने कहा कि हम तो ये बात पहली बार कर रहे हैं। नहीं, क्लास में भी सब कुछ बिल्कुल कल जैसा ही हो रहा था। टीचर्स की बातें, स्टूडेंट्स के रिएक्शन, यहाँ तक कि बेकार जोक्स भी एकदम सेम थे। लंच में जब वो मे से मिलता है तो वो उन दोनों के बीच की पूरी कन्वर्सेशन भी वर्ड बाय वर्ड रिपीट होने लगती है और एंड में मैंने फिर उसके साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली। अब साकुता को पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। क्लास से बाहर निकलते ही उसने सीढ़ियों पर एक और लव कन्फेशन देखा। एक लड़का अपने दिल की बात एक लड़की से कह रहा था और लड़की ने वही जवाब दिया कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। साकुता बोर होकर के बस ये सब देखता रहता है और अगले दिन सब कुछ फिर से रिपीट हो गया। फिर वही 27 जून। अब साकुता समझता है कि वो किसी एंडलेस लूप में फंस चुका है। इस बार वो सीधा फतुबा के पास जाता है। फतुबा उसकी बात सुनने के बाद बताती है कि शायद इस लूप के पीछे लापेलिस डीमन नाम की थ्योरी का हाथ है।
उसके मुताबिक कोई ऐसा इंसान जरूर है जो पिछले 2 दिन से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और वही इस पूरे लूप की चाबी हो सकता है। बस फिर क्या था, शकुता उस इंसान को ढूंढने निकल पड़ता है। टाइम लूप एक बार फिर से रिपीट हुआ। स्कूल खत्म होने के बाद वो फिर से उस क्लासरूम में गया जहाँ उसे मे को डेट के लिए पूछना था। रूम के अंदर जाते ही उसने देखा कि एक लड़की डेस्क के अंदर छुपे हुई बैठी हुई है। ये थी कोगा। शकुता को तुरंत समझ आ गया कि यही वो इंसान थी जो पिछले टाइम लूप्स में कभी नजर नहीं आई थी। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जब शकुता ने पूछा कि क्या तुम भी इस टाइम लूप में फंसी हुई हो, तो कोगा ने सीधा हाँ में जवाब दिया। शकुता उसे पूरी सिचुएशन समझाने लगा, लेकिन कोगा का पूरा ध्यान तो सिर्फ अपने फोन पर था। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आ गया था। बिना कुछ सोचे कोगा ने शकुता का हाथ पकड़ लिया और उसे डेस्क के अंदर खींच ली। अंदर आए हुए लड़का वही था जिसने कल कोगा को प्रपोज किया था। उसने पूरा क्लासरूम देखा लेकिन कोगा कहीं नजर नहीं आई। आखिर में वो निराश होकर के वापस चला गया। उसके जाने के बाद कोगा ने अपनी प्रॉब्लम बताई। कहा कि जिस लड़के ने उसे प्रपोज किया है वो असल में उसकी दोस्त का क्रश है, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। उसे डर था कि अगर क्लासमेट्स को सच पता चल गया तो सब उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और बहस करते करते कोगा बैलेंस खो बैठी। वो सीधा शकुता के ऊपर गिर पड़ती है और बिल्कुल इसी वक्त वही लड़का दोबारा क्लासरूम में आ गया। उसने दोनों को उस हालत में देख लिया और बिना कुछ कहे उदास होकर के वहाँ से चला गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल मे क्लासरूम के अंदर आती है। उसने भी ये पूरा सीन अपनी आंखों से देख लिया और एक शब्द बोले बिना भी वो भी चुपचाप वहाँ से चले गई। शकुता तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ दूर जाकर के ही वो रुक गया। उसे याद आता है कि ये दिन तो वैसे भी दोबारा रिपीट ही होने वाला है, तो उसके पास सब कुछ ठीक करने का एक और मौका होगा। लेकिन इस बार कुछ और ही हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो कैलेंडर पर 28 जून लिखा हुआ था। आखिरकार टाइम लूप तो टूट चुका था, पर किस कीमत पर। एक नई प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। कल क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मे उससे बुरी तरह से नाराज है। शकुता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मे कहीं भी नजर नहीं आई। फतूबा ने उसे शांत करते हुए कहा कि इतना टेंशन मत लो, वैसे भी 1 महीना पहले तो तुम पूरे स्कूल के सामने अपने प्यार का इजहार कर चुके हो। स्कूल के बाद शकुता और कुनुमी अपने अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। तभी उनके मैनेजर ने एक नई एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन कराया और वो कोई और नहीं कोगा थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में कोगा शकुता को एक अलग ले जाकर के अजीब रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि शकुता कुछ दिनों के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाए। अगर क्लासमेट्स को असली बात पता चल गई तो उसके लिए सब कुछ और भी ऑकवर्ड हो जाएगा। काफी सोचने के बाद शकुता ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। उस रात नहाने के बाद वो फेक डेटिंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कायदे ने एक्साइटमेंट से बताया कि देखो मे का नया एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आ रहा है। इसी बीच घर की डोरबेल बजती है। शकुता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने मे खड़ी थी। वो चुपचाप उसके कमरे में गई और सीधा उसके बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें सीधा शकुता पर टिकी हुई थी और कमरे का माहौल एकदम सीरियस हो चुका था। शकुता नीचे फ्लोर पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रही थी। मे ने फिर बिना घुमाए फिराए सीधा सवाल पूछा कि ये कोगा वाला मामला क्या है। अब वो हर हाल में पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। मे ने शांत होकर के शकुता की पूरी बात सुनी और शकुता ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने समझाया कि कोगा ने भी वही बहाना बनाया था जो कभी कायदे ने स्कूल ना जाने के लिए बनाया था। ये सुनने के बाद मे का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि कोगा की प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं कायदे जैसी ही थी। जाते जाते मैंने कायदे के लिए एक खूबसूरत ड्रेस भी दी और जब शकुता और कायदे ने वो ड्रेस देखा तो कायदे के चेहरे पर काफी दिनों बाद एक प्यारी सी मुस्कान आई थी। उसका कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। शकुता ने दिल से मैं शुक्रिया अदा किया और मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और शकुता ने वादा किया कि वो बाद में उसकी ये मेहरबानी जरूर चुकाएगा। कुछ देर बाद मैंने उससे फोन करके पूछा कि तो कोगा के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही, और शकुता बिना हिचकिचाए बोलता है कि मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारा है। ये सुनकर मे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले दिन शकुता और कोगा अपनी फेक डेट पर निकलते हैं। डेट के बीच शकुता ने अचानक एक शॉकिंग बात बता दी। उसने कहा कि उसके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। ये सुनकर कोगा पूरी तरह सरप्राइज हो गई, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ बिताया और कोगा को भी ये डेट उसकी उम्मीद से भी ज्यादा पसंद आई। डेट के बाद कोगा ने शकुता को अपनी एक पुरानी फोटो दिखाई। उस फोटो में वो बिल्कुल अलग दिखती थी, सीधी सादी, नर्डी और बहुत सिंपल। उसने बताया कि लोगों के बीच फिट होने के लिए उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। शकुता ने उसे समझाया कि उसे दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी असली पहचान के साथ जीना चाहिए, लेकिन ये बात सुनते ही कोगा नाराज हो जाती है। तभी उनकी नजर एक क्लासमेट पर पड़ी जो अपना खोया हुआ किचन ढूंढ रहा था। कोगा को वो किचन मिल गया और उसने बिना सोचे उसे वापस कर दिया। ये देखकर शकुता को एहसास हुआ कि कोगा दिल की कितनी अच्छी लड़की है।
अगले दिन किचन ढूंढते वक्त समंदर में गिरने की वजह से कोगा को ठंड लग गई थी। अब उसे तेज बुखार था। नर्सेस ऑफिस में बैठी हुई उसने सकुता से अपना सबसे बड़ा डर शेयर किया। उसने कहा कि अगर उसके फ्रेंड्स ने उसे इस हालत में देख लिया तो शायद वो उससे दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर सकुता को उस पर सच में तरस आता है। स्कूल के बाद उसने मे को फोन किया। दोनों ने आराम से अपने पूरे दिन की बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। अगली सुबह सकुता की मुलाकात फतुबा से होती है। उसने मजाक मजाक में फतुबा को कुनुमी के सामने अपने दिल की बात बताने के लिए कहा, लेकिन फतुबा ने तुरंत उसकी बात काट दी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उस दिन पार्ट टाइम जॉब के दौरान कुनुमी ने एक बुरी खबर दी। उसने बताया कि उनका सीनियर कोगा के बारे में बहुत गंदी अफवाहें फैला रहा है। ये सुनकर सकुता का खून खौल उठता है। उसने वही फैसला कर लिया कि वो अब उस सीनियर को सबक सिखा कर ही रहेगा। अगले दिन जब सकुता कोगा से मिलता है तब तक हालात और भी खराब हो चुके थे। अफवाहें पूरे स्कूल में फैल चुकी थीं। सकुता ने कोशिश किया कि वो सब इग्नोर करके सिर्फ कोगा से बात करे, लेकिन तभी वो सीनियर फिर से वहां आ गया और इस बार उसने कोगा को और भी ज्यादा बेइज्जती भरी बातें सुनानी शुरू कर दी। बस इस बार सकुता का सब्र टूट गया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और अगले ही पल सकुता ने पूरी ताकत से उस सीनियर के मुंह पर एक जबरदस्त किक मार दी। सबके सामने उस सीनियर की बेइज्जती हो गई और वहां से भागते हुए सकुता जोर से चिल्लाया कि वैसे भी मैं अभी तक वर्जिन हूँ। ये अजीब सी बात सुन करके कोगा जोर जोर से हंसने लगती है और दोनों हंसते हंसते वहाँ से भाग निकलते हैं। बाद में कोगा ने दिल से सकुता का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि पहली बार किसी ने उसके लिए इतना स्टैंड लिया है। सकुता ने मुस्कुराते हुए उसे अपना दोस्त बनने का ऑफर किया, लेकिन कोगा ने भी तुरंत जवाब दिया कि सिर्फ दोस्त नहीं, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। उस दिन बाद में कोगा की नजर स्टेज पर खड़ी मे पर पड़ती है। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। शूट से वापस आने के बाद मे फिर सकुता के घर पहुंची। एग्जाम्स पास आ रहे थे, इसलिए वो उसकी पढ़ाई में मदद करने लगी, लेकिन सकुता का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि जब मे बनी गर्ल की ड्रेस पहनकर उसकी हेल्प कर रही थी तब भी उसका फोकस सिर्फ उसी पर था। सकुता थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मे ने तुरंत उसे रोक दिया। मुस्कुराते हुए बोली कि जब तक तुम्हारी फेक रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाती तब तक चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। आखिरकार सकुता और कोगा ने डिसाइड किया कि अपनी फेक रिलेशनशिप को एक अच्छे एंडिंग के साथ खत्म करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बीच पर अपनी लास्ट डेट प्लान की। प्लान बिल्कुल सिंपल था। समर वेकेशन शुरू होने तक फेक कपल्स बने रहेंगे, उसके बाद सब खत्म। 18 जुलाई की सुबह काइदे ने हमेशा की तरह सकुता को उठाया। उसने याद दिलाया कि आज स्कूल का लास्ट डे है, कल से समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट के वक्त काइदे ने कहा कि उसका राउंड वाला वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। सकुता ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि स्कूल से लौटते वक्त वो जरूर लेकर आएगा। ट्रेन स्टेशन पर उसकी मुलाकात कोगा से होती है। कोगा थोड़ी लेट आती है और फिर उसने शर्माते हुए बताया कि उसने अपने कपड़ों के नीचे स्विमसूट पहनना था, इसी वजह से उसे तैयार होने में लेट हो गया। बीच पर दोनों ने पूरा दिन खूब एंजॉय किया। कभी भुट्टा खाया, कभी समंदर के पानी में मस्ती की और कभी मिल करके रेत का कैसल बनाया। शाम होते ही कोगा ने सकुता की तरफ देखा और मुस्कुरा करके थैंक यू कहा उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ये कहते हुए कि उसने इस चीज को भी यादगार बना दिया। इसी के साथ दोनों ने अपनी फेक रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सकुता घर लौट आया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ एक बार फिर से उलट गया। काइदे ने उसे उठाते हुए कहा, जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। सकुता एकदम कंफ्यूज हो गया। समर वेकेशन तो शुरू हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे उसने कैलेंडर देखा उसके होश उड़ गए। डेट फिर से वही थी, 18 जुलाई। काइदे ने फिर से वही राउंड वाटरमेलन वाली बात कही और अब सकुता को पूरा यकीन हो गया है कि डेट दोबारा रिसेट हो चुकी है। स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान वो सीधा कोगा की क्लास में पहुंच गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है? कोगा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली कि नहीं, आज तो 18 जुलाई पहली बार आया है। ये सुनकर सकुता ने बस माफी मांगी और वहाँ से चला गया। अब उसे समझ आ चुका था कि वो एक और टाइम लूप में फंस गया है। इस बार भी वो सीधा फतुबा के पास जाता है, सारी बात बताता है और सब कुछ सुनने के बाद फतुबा ने तो माथा पकड़ लिया। बोलती है कि तुम भी न कितने बड़े डम ऐस हो, इतनी ऑब्वियस बात भी समझने में इतना टाइम लगा दिया। उसने समझाया कि इसके सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि लाप्लेस डीमन यानी कोगा खुद इस टाइम लूप से अनजान हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सब कुछ जानती हो लेकिन जानबूझ करके अनजान बन रही हो। ये बात सुनकर सकुता ने डिसाइड कर लिया कि अब वो हर हाल में इस मिस्ट्री की सच्चाई पता लगा कर ही रहेगा और इसी इरादे के साथ उसने एक बार फिर वही दिन जीना शुरू कर दिया। अगले दिन सकुता फिर से स्टेशन पर कोगा से मिला। दोनों एक बार फिर से बीच की तरफ निकल पड़े। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हुआ। दोनों ने साथ में भुट्टा खाया, समंदर के पानी में खूब मस्ती की और मिलकर रेत का एक और सैंड कासल बनाया। हर चीज बिल्कुल वही थी जैसे कल हुई हो।
लेकिन इस बार सकुता ने पूरी कोशिश की कि इस फेक डेट को एक अच्छा और प्रॉपर एंडिंग दे सके। शाम होते ही कोगा एक बार फिर से उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। उसने कहा, थैंक यू मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। और इसी के साथ दोनों ने एक बार फिर से अपनी फेक रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ फिर से रीसेट हो गया। ये तीसरी बार था जब वही दिन दोबारा शुरू हुआ। फिर से बीच, फिर से वही भुट्टा, फिर से समंदर और फिर वही सैंड कैसल। दिन के एंड पर कोगा ने फिर वही बात कही। उसने हर चीज के लिए सकुता का शुक्रिया अदा किया और अगले ही दिन कायदे ने उसे फिर से उठाया। सकुता ने कैलेंडर की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। 18 जुलाई, मतलब ये उसका चौथा टाइम लूप था। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो पहले जैसा कुछ भी नहीं करेगा। बीच जाने के बजाय वो कोगा को एक श्राइन ले गया। दोनों पूरे शहर में घूमते रहे। रास्ते में छोटी मोटी दुकानें देखी, अलग अलग स्टॉल्स पर रुककर वक्त बिताया और आखिर में श्राइन पहुंच गए। वहां सकुता ने एक हार्ट शेप्ड वुडन टेबलेट उठाया। उस पर उसने अपना और कोगा का नाम लिखा, फिर उसे श्राइन में लटका दिया। कोगा इस बात से बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन उसने सकुता को रोका भी नहीं। श्राइन से निकलने के बाद दोनों साइट सीइंग वाली जगह पर पहुंच गए। तब सकुता ने पूछा कि बीच चले, लेकिन इस बार कोगा का चेहरा एकदम सीरियस था। उसने सीधा सकुता की आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के टाइम लूप की बात छेड़ दी। अब सकुता को समझ आ गया था कि कोगा शुरू से ही सब कुछ जानती थी। वो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक कर रही थी। सकुता ने भी सीधी बात की। वो बोला कि चाहे तुम ये लूप 1000 बार रिपीट करो या लाख बार, चाहे कितनी बार भी किस्मत के पासे फेंको, तुम्हारे झूठ कभी सच में नहीं बदलेंगे। उसने आगे कहा कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, चाहे तुम कितनी बार भी ये दिन दोबारा जी लो, मेरा दिल हमेशा में का ही रहेगा। ये बात सुनते ही कोगा के आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो अपनी फीलिंग्स और छुपा नहीं पाई। रोते हुए उसने अपने दिल की बातें कह दी। उसने कबूल किया कि धीरे धीरे वो सच में सकुता से प्यार करने लगी थी। लेकिन सकुता अपने फैसले पर बिल्कुल मजबूत था कि उसके दिल में सिर्फ मैं थी। ये समझने के बाद कोगा के पास अब हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन सुबह जब सकुता की आंखें खुली तो उसने देखा कि कायदे टीवी पर वही फुटबॉल वाली न्यूज देख रही है। लेकिन इस बार जब उसने कैलेंडर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डेट थी 27 जून। हाँ, वही दिन जिस दिन उसकी और मे की लव स्टोरी शुरू हुई थी। खुशी से भरकर वो स्कूल पहुंच गया। जाते ही उसने फिर से मे के सामने अपना प्यार का इजहार किया। इस बार जब मे ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया तो सकुता मुस्कुराकर बोला कि अगर तुम मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दोगी ना तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और आखिरकार उसने सकुता का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस बार एगरोल से उसका मुंह बंद करने के बजाय मे ने प्यार से उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। ये देखकर सकुता के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात कोगा से होती है और वो मजाक करके बोलती है कि तुम्हारी वजह से ना मेरी और रैना की दोस्ती काफी उलझ गई थी। दोनों जोर से हंस पड़े और फिर कोगा ने दिल से कहा कि वो खुश है क्योंकि उसे सकुता जैसा दोस्त मिला। इस बार फ्यूचर भी काफी बदल चुका था। कोगा ने नए दोस्त बना लिए थे और उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर लग रही थी। कुछ दिनों बाद एक बारिश भरी शाम को सकुता और मैं साथ में घर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ती है। वो एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के पास बैठी हुई थी। सकुता उस किटन को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। उसने अपना नाम सोको माकिनोहारा बताया और ये नाम सुनते ही सकुता एकदम से सन्न रह जाता है। उसका चेहरा देखते ही उसके पैर वैसे ही जम गए थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये तो वही सोको माकिनोहारा थी जिसे वो 1 साल पहले बीच पर मिला था। वही लड़की जिस पर कभी उसका क्रश था, मे से मिलने से भी पहले। पुरानी यादें एक एक करके उसके दिमाग में वापस आने लगी, लेकिन जितना वो सोच रहा था उतना ही सब कुछ और अजीब लग रहा था। अब सोको रोज उसके घर आने लगी। वो उसकी नई बिल्ली हयाते के साथ खेलती और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगा। लेकिन सकुता के दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल में उसने ये पूरी बात फतुबा को बताई और ये सुनकर फतुबा भी बुरी तरह हैरान रह जाती है। दोनों इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करने लगे और सबसे बड़ी उलझन ये थी कि 1 साल पहले सोको उससे हाई स्कूल यूनिफॉर्म में मिली थी, लेकिन अब वो सिर्फ 7th ग्रेड की स्टूडेंट है। ये मुमकिन कैसे हो सकता था? काफी देर सोचने के बाद फतुबा ने एक पॉसिबिलिटी बताई। उसने कहा कि हो सकता है ये वही सोको ना हो, बल्कि कोई और लड़की हो जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो। उसने ये भी कहा कि दुनिया में एक ही चेहरे वाले 3 लोग मिल जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक फेस्टिवल लगने वाला था। उस दिन सकुता अपनी कैफे वाली पार्ट टाइम जॉब कर रहा था कि तभी अचानक मैं वहाँ कस्टमर बनकर आ जाती है। दोनों ने सोचा कि काफी दिनों बाद थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ बिताया जाए, इसलिए काम खत्म होने के बाद दोनों साथ घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उनकी नजर फतुबा पर पड़ती है। वो रात के वक्त एक इंटरनेट कैफे के अंदर जा रही थी। ये देखकर दोनों को अजीब लगा।
क्यूरियोसिटी में दोनों चुपचाप उसके पीछे कैफे के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही सकूता मे के फोन से फतूबा को कॉल मिला दिया। सकूता तब तो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि फोन पर उसे फतूबा की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही सामने खड़ी फतूबा के पास तो फोन ही नहीं था। कुछ देर तक तो माहौल काफी ऑकवर्ड रहता है और आखिर फतूबा ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि इस वक्त उसकी दो अलग वर्जन्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। एक फतूबा घर पर है और दूसरी बाहर घूम रही है। इसी वजह से दोनों अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पा रहे हैं। ये सब सुनकर सकूता को तो उसकी काफी चिंता होने लगती है। उसने बिना सोचे फतूबा को अपने घर रुकने का ऑफर दिया। मैं भी हमेशा की तरह उसका सपोर्ट करते हुए बोली कि मैं भी यहीं रुक जाऊंगी। उस रात जब फतूबा नहाने गई तो सकूता ने उससे पूछा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो फतूबा गहरी सांस लेकर के अपनी थ्योरी समझाने शुरू की कि उसके मुताबिक ये सब क्वांटम ट्रेवल की वजह से हो रहा है। उसका मानना था कि किसी तरह उसकी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई है, जिसकी वजह से उसकी दो अलग अलग पर्सनालिटीज एक साथ दुनिया में मौजूद हैं। काफी देर तक दोनों इसी बात पर डिस्कशन करते रहते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये दोनों फतूबा असल में उनकी पर्सनालिटी के दो अलग अलग पहलू हैं। अगले दिन सकूता की मुलाकात मे से होती है। मे का चेहरा देखते ही उसे समझ आ गया कि वो काफी गुस्से में है। मे ने बिना कुछ कहे अपना फोन उसके सामने कर दिया और उस फोन में एक सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट खुला हुआ था। ये अकाउंट फतूबा का था और उस पर उसने अपने काफी बोल्ड और अटेंशन खींचने वाली फोटोज अपलोड कर रखी थी। ये देखकर सकूता भी शॉक्ड हो गया। जब वो घर पहुंचा तो फतूबा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लैब कोट पहने किचन में कड़ी बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों ने साथ बैठ करके फिर डिनर किया और उसके बाद फतूबा नहाने चली गई। तब सकूता ने उस अकाउंट के बारे में पूछा। तब फतूबा ने सच बताया कि शुरू में उसका इरादा सिर्फ एक मैसेज पोस्ट करने का था, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने उस अकाउंट पर अपना अटेंशन पाने के लिए बोल्ड फोटोज अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर उसने उदासी भरी आवाज में कहा कि शायद अब इस दुनिया में दो फतूबा की कोई जरूरत ही नहीं है। अगले दिन सकूता उस दूसरी फतूबा से मिला। उसने उससे उन बोल्ड फोटोज के बारे में सवाल किए, लेकिन उस फतूबा ने तो फोन दिखाया जिसमें सिर्फ पुरानी और सीधी सादी फोटोज ही बची हुई थी। उसका कहना था कि उसके पास अब सिर्फ यही तस्वीरें रह गई हैं। सकूता ने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि तुम दोनों अलग नहीं हो, एक ही इंसान के दो अलग अलग पहलू हो। लेकिन ये बात सुन करके वो और भड़क गई। उसका मानना था कि इस दुनिया को दो फतूबा की बिल्कुल जरूरत नहीं। तब सकूता को एहसास हुआ कि दोनों पर्सनालिटीज एक दूसरे से लड़ रही हैं और दोनों ही चाहती हैं कि सामने वाली हमेशा के लिए गायब हो जाए। शाम को घर लौटते वक्त फतूबा के फोन पर एक स्टॉकर का मैसेज आता है। ये देखते ही वो बुरी तरह से घबरा जाती है और उसने तुरंत सकूता को कहा कि प्लीज वो अकाउंट डिलीट कर दो। सकूता ने बिना देरी किए उस अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया और उस रात फतूबा ने उसे अपने घर ही रुकने के लिए कहा। दोनों देर रात तक बातें करते रहे और इसी दौरान फतूबा ने अपनी पहली मुलाकात को याद किया। फिर धीरे से बोली कि मुझे डर लगता है कि कहीं मे के आने के बाद तुम मुझे भूल न जाओ। सकूता हंस पड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने प्यार से फतूबा को यकीन दिलाया कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने फतूबा का फोन उठाया और कुनुमी को कॉल लगा दिया। उससे झूठ बोलते हुए कहा कि फतूबा को उसकी अर्जेंटली जरूरत है। कुछ ही देर में कुनुमी अपनी पुरानी बाइक पर फतूबा के घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भी था और हल्का सा इरिटेशन भी। जैसे ही वो अंदर आया, फतूबा अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कुनुमी से और भी घबरा जाता है। उसे लगा कि उससे शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। माहौल हल्का करने के लिए तीनों ने डिसाइड किया कि चलो बीच चलते हैं और थोड़ी मस्ती करेंगे। वहाँ जाकर के उन्होंने स्पार्कल्स और रॉकेट खरीदे और रात के अंधेरे में छोटे छोटे फायरवर्क्स जलाने लगे। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है और फायरवर्क्स खत्म होने के बाद तीनों रेत पर ही लेट जाते हैं। फिर सामने उगते हुए सूरज को देखने लगते हैं। इसी दौरान कुनुमी ने एक्साइटमेंट में कहा कि फेस्टिवल वाले दिन असली फायरवर्क्स देखने चलते हैं। सबको ये आइडिया पसंद आ गया और प्लान फिर वहीं फाइनल हो गया। उसके बाद वो सुबह सुबह अपनी बाइक लेकर के घर चला गया और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वो 3 दिन से सोया ही ना हो। इस सब के बाद फतूबा ने आखिरकार एक फैसला लिया कि अब वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी से लड़ना नहीं चाहती है। उसने अपना फोन सकूता को दिया और कहा कि वो ये फोन दूसरी वर्जन को दे दे। जब सकूता घर पहुंचा और दरवाजा खोलता है तो दूसरी फतूबा पहले से ही वहाँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही हमेशा वाला एक्सप्रेशन था, बिल्कुल इम्प्रेस ना होने वाला। सकूता ने उसके हाथ में फोन दिया और बस इतना कहा कि बाद में सब कुछ समझा दूंगा। इतना बोलते ही वो सीधा बेड पर गिर गया और तुरंत सो गया। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। कायदे ने बताया कि फतूबा शॉपिंग के लिए बाहर गई है। ये सुनकर सकूता हैरान रह गया कि इतनी तेज बारिश में शॉपिंग। उसने तुरंत दूसरी फतूबा को ढूंढा और पूछा कि ओरिजिनल फतूबा कहाँ गई है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। उसने बस इतना बताया कि एक जगह है जहाँ वो दोनों अक्सर जाया करती थी।
ये सुनते ही सकुता बिना वक्त गंवाए वहाँ की तरफ दौड़ पड़ता है। बारिश में पूरी तरह भीगते हुए वो किसी तरह अपनी पुरानी क्लासरूम तक पहुँच गया और वहाँ खिड़की के पास बैठी फतूबा चुपचाप बारिश को देख रही थी। सकुता उसके पास गया। वो सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन कई दिनों की थकान और नींद की कमी ने उसका साथ छोड़ दिया। बात करते करते ही वो अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास हमेशा की तरह मे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद फतूबा भी उससे मिलने हॉस्पिटल आती है। तीनों ने मिल करके फिर फेस्टिवल के प्लान के बारे में बात की और फिर एक इमोशनल पल आया जब फतूबा ने अपनी दूसरी पर्सनालिटी को फोन लगाया। फिर वो धीरे से पूछती है कि क्या हम इस बार फेस्टिवल साथ में चल सकते हैं। जैसे ही फतूबा ने अपनी बात पूरी की, उसी पल उसकी दूसरी पर्सनालिटी हवा में गायब हो जाती है। अब सिर्फ एक ही फतूबा बची थी, पूरी तरह से एक। फेस्टिवल वाले दिन तीनों ने अपनी खूबसूरत युगाता पहनी। हर तरफ फेस्टिवल की रौनक थी, रोशनी, खुशियां और भीड़ का शोर। जैसे ही रात के आसमान में फायरवर्क्स चमकने लगते हैं, फतूबा धीरे से कुनुमी के पास जाती है। उसने उसके कान के पास जाकर के अपने दिल की बात कह दी। कहा कि मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम क्या कहोगे। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि बस एक वादा करो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक कर लोगे और हमेशा खुश रहोगे। कुनुमी चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है और फतूबा के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी। 1 सितंबर, समर वेकेशन खत्म हो चुकी थी और स्कूल का सेकेंड टर्म ऑफिशियली शुरू हो गया था। पूरे वेकेशन के दौरान सकुता को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस हुई थी वो थी मे। अपनी शूटिंग और शोबिज के काम में वो इतनी बिजी थी कि दोनों को साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सेकेंड टर्म शुरू होगा वो ज्यादा से ज्यादा वक्त सकुता के साथ बिताएगी। इसी उम्मीद में सकुता बड़े एक्साइटमेंट के साथ स्कूल पहुंच गया, लेकिन पूरा स्कूल ढूंढने के बाद भी मैं कहीं नहीं नजर आई। उसे थोड़ी चिंता होने लगी, इसलिए स्कूल के बाद वो सीधा मे के अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। बिल्डिंग के बाहर उसने मे को इधर उधर घूमते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। सकुता ने चैन की सांस ली और उसके पास पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। मे ने सीधा उसकी तरफ देखा और ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो उसे जानती ही ना हो। सकुता अभी शॉक्ड से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी एक ब्लॉन्डी लड़की तेज कदमों से उसके पास आती है और जोर से बोलती है कि असली में तो मैं हूँ। इतना कहकर उसने सकुता के पैर पर अपने हील दे मारी। दर्द से तड़पते हुए सकुता को तब समझ आया कि ये आवाज, ये अंदाज, ये तो सच में मैं ही थी, बस उसका शरीर किसी और का था। दोनों तुरंत अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर के असली सच सामने आता है। रात भर में दोनों बहनों की बॉडीज आपस में स्वैप हो चुकी थी। मे अब अपनी छोटी बहन तोयोहामा के बॉडी में है और तोयोहामा मे के बॉडी में। मे हमेशा की तरह शांत दिमाग से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तोयोहामा तो बुरी तरह से पैनिक कर रही थी। उसका मानना था कि शायद वो कोई अजीब सा सपना देख रही है। दूसरी तरफ सकुता ने इसे देखते ही डिसाइड कर लिया कि ये भी एडोलसेंट सिंड्रोम का एक नया चैप्टर हो सकता है। फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था, इसलिए दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए वो एक दूसरे की लाइफ जिएंगी, तोयोहामा मे बनकर और मे तोयोहामा बनकर। सकुता ने तोयोहामा को तसल्ली दी, कहा कि स्कूल में मे वैसे भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती, इसलिए उसका रोल निभाना मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी तोयोहामा भी काफी चुप रहने वाली लड़की थी, इसलिए मे को भी उसकी लाइफ में एडजस्ट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन सकुता उन दोनों को सीधा फुताबा के पास ले गया। सारी बात सुनने के बाद फुताबा ने अपनी थ्योरी रखी। कहा कि बॉडी स्वैप का रीजन तोयोहामा की मेंटल स्टेट हो सकती है, पर असल प्रॉब्लम तो उसके दिल में छुपी हुई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी। वो हमेशा से खुद को मे से कम समझती आई थी। कुछ देर बाद सकुता मे के बॉडी में मौजूद तोयोहामा को बीच ले गया। दोनों ने काफी देर तक बात की और समंदर की लहरों के बीच लंबे सन्नाटे के बाद आखिरकार तोयोहामा ने अपने दिल की बात कही। उसने माना कि वो मे से नफरत करती है, क्योंकि बचपन से हर कोई उसकी कंपैरिजन मे से करता आया था। हर जगह बस मे की तारीफ होती थी और वो हमेशा उसकी परछाई बनकर रह गई। ये सुनते ही सकुता ने बिना बात घुमाए सीधा उसके दिल की बात बोल दी कि तुम मे से नहीं अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ रही हो। ये बात तोयोहामा को बुरी तरह से चुप जाती है और वो गुस्से से फट पड़ती है। तभी वहाँ मे भी आ जाती है और तोयोहामा ने सालों से दबा हुआ सारा गुस्सा उसके सामने निकाल दिया। उसने चीख कर कहा कि वो हमेशा सेकेंड चॉइस बनकर रह गई। हर बार उसकी कंपैरिजन मे से की गई और इसी वजह से वो उससे दिल से नफरत करती है। मे चुपचाप उसकी हर बात सुनती रहती है। उसकी आंखों में पहली बार दर्द साफ नजर आ रहा था। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है और सकुता भी उसके पीछे निकल गया और तोयोहामा वहीं अकेली खड़ी रह जाती है अपनी फीलिंग्स के साथ। दिन बीतने लगते हैं। दोनों बहनें अब भी एक दूसरे की जिंदगी जीने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उनके बीच की दूरियां और बढ़ती जा रही थी। सकुता ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था कि जैसे ये अब रिश्ता कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा।
फिर एक दिन सब कुछ टूट सा गया। सकुता रास्ते से गुजर रहा था, तब उसकी नजर मे की शूटिंग पर पड़ी। वहाँ तोयोहामा जो मे की बॉडी में थी, सबके एक्सपेक्टेशन के प्रेशर झेल नहीं पा रही थी। उसे अचानक से पैनिक अटैक आ गया और वो बुरी तरह से टूट गई। ये देखते ही सकुता सीधा मे के पास भागता है। उसने सारी बात बता दी और पहली बार मे के चेहरे पर भी गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि शायद तोयोहामा सही कह रही थी। उसने माना कि उसकी माँ हमेशा तोयोहामा की कंपैरिजन उससे करा करती थी और बिना जाने ही उसकी छोटी बहन पर इतना प्रेशर डाल दिया कि वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। मे ने अपने अपार्टमेंट की चाबी सकुता को दे दी और उसे कहा कि जाकर के तोयोहामा का ख्याल रखे। लेकिन जाने से पहले उसने एक अजीब सी वार्निंग भी दी कि मेरे जापानीज स्टाइल क्लोजेट के कैबिनेट को बिल्कुल भी मत खोलना। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद तोयोहामा ने पहली बार खुलकर अपने सारे डर और दर्द उसके सामने रख दिए। दिल हल्का होने के बाद वो नहाने चली गई और अब अपार्टमेंट में सिर्फ सकुता था। तभी उसकी नजर उसी बंद कैबिनेट पर जाकर के रुक गई जिसे खोलने से मैंने साफ मना किया था। लेकिन क्यूरियोसिटी तो धीरे धीरे उस पर हावी होने लगती है। उसका हाथ खुद ब खुद कैबिनेट की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा हो जो सब कुछ बदल देगा। आखिरकार सकुता अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता है। उसने सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया और धीरे से कैबिनेट खोल दिया। अंदर एक हरा रंग का छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था, देखने में बिल्कुल सिंपल। सकुता ने बॉक्स खोला और अगले ही पल उसने गहरी सांस छोड़ी। अंदर ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई थी। हर एक लेटर तोयोहामा ने मे के नाम की लिखी थी। ये देखकर सकुता धीरे से खुद से बोलता है कि काश ये दोनों बहनें जल्दी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। उस रात सकुता अपार्टमेंट में ही रुक गया। वो तोयोहामा की हेल्प कर रहा था ताकि वो मे की तरह बिहेव करना और अच्छे से सीख सके। प्रैक्टिस के लिए दोनों ने एक हॉरर मूवी लगा दी, लेकिन मूवी शुरू हुए ही सिर्फ 10 मिनट हुए थे और तोयोहामा की हालत खराब हो गई। हर छोटी सी आवाज पर वो कंबल पकड़ लेती और डर के मारे उछल पड़ती। आखिर में उसने सकुता से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे अकेले सोने से बहुत डर लग रहा है। लेकिन सकुता ने तो सीधा मना कर दिया और हंसकर बोला कि मैं मे के गुस्से का रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाला। ये कहकर वो वापस घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उसका दिल खुश हो जाता है। काइदे अपने मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी। उसने बताया कि वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि एक दिन फिर से बिना डरे बाहर जा सके। ये देख करके सकुता को सच में उस पर गर्व महसूस होता है। उसे लगा कि काइदे आखिरकार अपने डर से बाहर निकलने लगी है। तभी मे भी वहाँ आ जाती है। जैसे उसने काइदे को यूनिफॉर्म में देखा, उसने उसकी तारीफ की। बस इतना सुनते ही काइदे शर्मा करके सीधा अपने कमरे में ही भाग गई। मे मुस्कुराती है और फिर उसने सकुता को अपने अपकमिंग कॉन्सर्ट का टिकट दिया और उससे कहा कि ये काइदे को दे देना। कुछ दिनों बाद मे की शूटिंग चल रही थी। तोयोहामा जो अब भी मे के बॉडी में थी, इस बार उसने कमाल की एक्टिंग की। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सकुता भी इम्प्रेस हो गया। परफॉर्मेंस के बाद उसने कॉन्सर्ट का टिकट तोयोहामा को दिया और कहा कि एक बार कॉन्सर्ट देखना, तब समझ आएगा कि मे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। वापस आते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात तोयोहामा की माँ से हो जाती है। उन्होंने तोयोहामा को मे समझ लिया और तुरंत सवालों की बारिश शुरू कर दी कि कहाँ थी इतने दिन तक, फोन क्यों नहीं उठाया। लेकिन तोयोहामा ने किसी तरह से सब संभाल लिया। तभी अचानक सकुता के पापा भी वहाँ जाते हैं। उन्होंने कायदे के बारे में पूछा, लेकिन सकुता ने बिना किसी इमोशन से सीधा जवाब दिया कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मे का कॉन्सर्ट था। सकुता और तोयोहामा दोनों कॉन्सर्ट देखने पहुंच गए। स्टेज पर तोयोहामा के बॉडी में मौजूद मे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उसकी सिंगिंग, उसका डांस, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन कॉन्सर्ट के बाद तोयोहामा की नजर ऑडियंस में अपनी माँ पर पड़ती है। वो खुशी खुशी मे से हाथ मिला रही थी। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। ये देखकर तोयोहामा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी माँ कभी उस पर इस तरह प्राउड नहीं हुई। ये प्यार, ये गर्व सिर्फ उसे लगा कि मे के लिए था। बस यही उसके सब्र की आखिरी हद थी। दिल टूट चुका था और उसने एक खौफनाक फैसला कर लिया। वो सीधा समंदर की तरफ चल पड़ती है। उसका इरादा अपनी जिंदगी खत्म कर देने का था, लेकिन हमेशा की तरह सकुता वक्त पर पहुंच जाता है और उसने तोयोहामा को रोक लिया। फिर वो जबरदस्ती उसे वापस मे के अपार्टमेंट ले आया और वहाँ पहुंचकर उसने वही हरा बॉक्स निकाला जो उसने कैबिनेट में देखा था। उसने बॉक्स खोला और तोयोहामा के सामने सारे लेटर्स रख दिए। ये वही लेटर्स थे जो उसने बचपन से मे को लिखे थे। तोयोहामा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे तब समझ आया कि मे ने उसका हर एक लेटर संभाल कर रखा था, एक भी कभी नहीं फेंका। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और मे अंदर आ जाती है। तोयोहामा अब और खुद को रोक नहीं पाई। रोते हुए उसने कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं सिर्फ उन कंपैरिजन से नफरत करती हूँ, उन एक्सपेक्टेशन से, लेकिन तुमसे कभी नहीं। ये सुनते ही मे के चेहरे पर एक बहुत ही नरम सी मुस्कान आ जाती है। उसने प्यार से कहा कि अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीखो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये सुनकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं।
सालों की सारी गलतफहमी और सारा दर्द उस एक पल में पिघल गया और उसी वक्त जो भी अजीब सी ताकत उनकी बॉडी स्वैप की वजह बनी थी वो भी खत्म हो जाती है। अगले ही पल दोनों अपने असली बॉडीज में वापस आ जाती हैं और बाद में सकुता की मुलाकात फतूबा से होती है। उसने बताया कि बॉडी स्वैप सिर्फ एक रैंडम इंसिडेंट नहीं था। असली वजह ये थी कि तोयहामा अब सिर्फ मे जैसी सक्सेसफुल बनना नहीं चाहती थी, बल्कि वो धीरे धीरे अंदर से मे ही बन जाना चाहती थी। और इसी इंटेंस डिजायर ने एडोलसेंट सिंड्रोम को ट्रिगर कर दिया। जो भी था, सकुता के लिए तो सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट थी कि ये तूफान आखिरकार खत्म हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद मे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो सकुता के साथ रिलेशनशिप में है। टीवी पर ये न्यूज देख करके कायदे बहुत खुश होती है। उसे मे पर सच में गर्व महसूस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मे और सकुता मिलते हैं और सकुता के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा था कि मे ने बिना किसी डर के सबके सामने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों साथ साथ घर की तरफ चलने लगते हैं, रास्ते भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए। लेकिन घर पहुंचते ही एक नई मिस्ट्री उनका इंतजार कर रही थी। सकुता अपने मेल बॉक्स में एक अजीब सा लेटर देखता है। उसने एनवेलप खोला और पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। ये लेटर सोको माकिनोहारा ने भेजा था। उसने सिर्फ एक बात लिखी थी कि प्लीज उस बीच पर मिलना जहां हम पहली बार मिले थे। अगले दिन सकुता सीधा फतूबा के पास पहुंच गया। उसने फिर से एडोलसेंट सिंड्रोम की पूरी कहानी छेड़ दी। फतूबा उसकी बातें सुन करके अब थोड़ी थोड़ी पक चुकी थी। सकुता ने उसे बताया कि सोको ने उसे बीच पर मिलने के लिए लेटर भेजा है। ये सुनने के बाद फतूबा बोलती है कि ये बात मुझे नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड मे को जाकर के बताओ, शायद वो इस सिचुएशन में मुझसे ज्यादा हेल्प कर पाए। पहले तो सकुता थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिर उसने हिम्मत करके मे को सोको के बारे में सब कुछ बता दिया। हैरानी की बात यह थी कि मे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। उसने आराम से उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर बोली कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। थोड़ी सी बहस के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो सोको से साथ में मिलने जाएंगे। बीच जाने से पहले सकुता की मुलाकात कायदे की पुरानी दोस्त कोमी से होती है। कोमी ने स्कूल में जो कुछ हुआ था सब कुछ डिटेल में बताया। उसने कहा कि जिन लड़कियों ने कायदे को बुली किया था और उसे बार बार डिसअपीयर हो जाओ कहा था, आखिर उनके साथ भी वही हुआ। पूरे स्कूल ने उन्हें बुली करना शुरू कर दिया है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि उन्होंने स्कूल आना ही छोड़ दिया। कोमी की आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था और उसने सकुता से माफी मांगी कि उस वक्त वो कायदे की हेल्प नहीं कर पाई। सकुता ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब पुरानी बातों को लेकर के खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो सीधा बीच पहुंच जाता है। मैं पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी और दोनों काफी देर तक सोको का वेट करते रहे, लेकिन सोको आई ही नहीं। बहुत देर तक रुकने के बाद भी दोनों ने मान लिया कि शायद वो आज आएगी नहीं। निराश होकर के दोनों घर लौट आते हैं और कुछ दिन बाद सकुता ने छोटी वाली सोको को फोन किया और पूछा कि तुम इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आई। सोको ने माफी मांगते हुए बताया कि वो बीमार है और कुछ वक्त तक बाहर नहीं आ पाएगी। सकुता को ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और बस बात वहीं खत्म कर दी। उधर कायदे ने भी एक नया फैसला लिया। उसने अनाउंस किया कि अब वो धीरे धीरे खुद को बदलेगी। उसने अपने लिए एक गोल लिस्ट बनाई और सबसे बड़ा गोल था दोबारा स्कूल जाने का। ये सुनकर सकुता बहुत खुश होता है और कहता है कि शुरुआत फोन रिसीव करने से करो। मैं भी कायदे की हेल्प करने लगती है। धीरे धीरे उसने कायदे का फोन कॉल का डर कम करना शुरू किया और एक दिन कायदे ने हिम्मत करके मे के लिए एक फोन कॉल रिसीव भी की, लेकिन कॉल खत्म होते ही वो तेज बुखार के साथ बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसने मुस्कुरा करके सिर्फ इतना कहा कि मुझे खुशी है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाई। अब कायदे का अगला चैलेंज था अच्छे से तैयार होकर के घर के बाहर जाना। दरवाजे तक पहुंचते ही उसके पैर रुक जाते थे, लेकिन सकुता ने एक छोटी सी ट्रिक यूज की और बिना एहसास दिलाए उसे अपार्टमेंट के बाहर ले आया। जैसे ही कायदे को समझ आया कि वो सच में बाहर आ चुकी है, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपना सबसे बड़ा डर पार कर लिया था। उस दिन के बाद कायदे धीरे धीरे और हिम्मत जुटाने लगी। पहले अपार्टमेंट के आसपास, फिर थोड़ा और दूर और धीरे धीरे वो पार्क्स तक भी जाने लगी। एक दिन तो वो मे के घर भी पहुंच गई, लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी लोगों की नजरें उससे अभी भी डरा देती थी। कुछ वक्त बाद सकुता, मे, तोयोहामा और कायदे सब मिलकर के बीच जाते हैं। समुंदर को इतने करीब से देख करके कायदे की खुशी देखने लायक थी। वो छोटे बच्चे की तरह पानी के साथ खेलने लगती है। तभी अचानक कोमी वहाँ आ गई और उसने दूर से उसे आवाज लगाई, लेकिन सबको हैरान करते हुए कायदे उसकी तरफ भागने के बजाय सकुता के पीछे छुप गई और फिर धीरे से पूछा कि भैया ये कौन है। ये सुनकर सब लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, बस सकुता को छोड़कर। उसने गहरी सांस ली और फिर मे और तोयोहामा को वो सच बताया जो आज तक किसी को नहीं पता था, कि 2 साल पहले एक दिन कायदे सुबह उठी, लेकिन उसके पास अपनी पुरानी जिंदगी की एक भी याद नहीं थी। उसने अपने ही परिवार को पहचानना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे।
इस सब का सबसे बुरा असर उनकी माँ पर पड़ा। वो इस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और धीरे धीरे पूरी तरह टूट गई। आखिरकार कायदे की पूरी जिम्मेदारी सकुता के कंधों पर आ गई। शुरू में कायदे किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन सकुता ने बहुत प्यार और पेशेंस के साथ उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे कायदे ने फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक कायदे के शरीर पर अजीब अजीब निशान और चोट के दाग दिखने लगे, जिनका कोई रीजन ही नहीं था। सकुता ने ये बात अपनी माँ को बतानी चाहिए, लेकिन तब तक तो वो इतनी टूट चुकी थी कि उनमें सुनने की भी ताकत नहीं बची थी। उस रात सकुता की भी नींद अचानक टूट जाती है। उसके सीने पर भी एक गहरा जख्म उभर आया था। डॉक्टर्स ने बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए ही सीधा कह दिया कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हर तरफ से ठुकराए जाने के बाद सकुता पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना सोचे समझे बीच की तरफ चला गया और वहीं उसकी मुलाकात सोको माकिनोहारा से हुई। सोको पहली इंसान थी जिसने उसकी बात को उसे बिना पागल समझे ध्यान से सुना। उसने सकुता को हिम्मत दी और कहा कि उसे कायदे के लिए मजबूत बनना होगा। उस मुलाकात के बाद सकुता ने कायदे को एक डायरी गिफ्ट की, छोटा सा तोहफा के रूप में, और उस डायरी ने कायदे के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कान ला दी थी। धीरे धीरे वो फिर से थोड़ी खुश रहने लगी। उधर उनके पेरेंट्स पूरी तरह से उनसे दूर हो चुके थे। अब कायदे की पूरी दुनिया सिर्फ सकुता ही था। वक्त के साथ सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इसी बीच सकुता का सोको से कांटेक्ट टूट गया और धीरे धीरे वो उससे दूर होता चला गया। प्रेजेंट में मेको सिटी के बाहर एक नया प्रोजेक्ट मिल गया था, इसलिए कायदे की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए पूरी तरह सकुता के ऊपर आ गई थी। एक दिन कायदे ने कोमी के बारे में पूछा, तब सकुता ने उसे एक किताब दी। ये वही बुक थी जो कोमी वापस करके गई थी। उसने कहा था कि ये पुरानी वाली कायदे की है, और कायदे ने किताब खोली तो अंदर एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो नोट उसकी 2 साल पुरानी यादों का वो दरवाजा खोल चुका था। जैसे ही कायदे ने वो नोट पढ़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सकुता पूरे वक्त उसके पास बैठा रहता है और जब कायदे को होश आता है तो उसने प्यार से पूछा कि क्या खाना है। कायदे ने बिना सोचे सिर्फ एक ही चीज मांगी, पुडिंग। सकुता तुरंत उसके लिए पुडिंग ले आया, ना कोई सवाल और ना ही कोई शिकायत। उसके बाद धीरे धीरे काउंसलिंग की मदद से दोनों मिलकर के कायदे के डर का सामना करने लगे। उनका सिर्फ एक ही गोल था, कायदे को दोबारा स्कूल भेजना। आखिर वो दिन भी आ जाता है और कायदे स्कूल के गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैर जम गए। अगले ही पल वो डर के मारे वापस भाग गई। सकुता भी उसके पीछे दौड़ा और वो बार बार समझाता रहता है कि बस एक बार देख लो, अंदर जाना जरूरी नहीं है। लेकिन कायदे का डर इतना गहरा था कि उसने सीधा मना कर दिया। उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिख रहा था। तब सकुता को एक आइडिया आता है। उसने सोचा कि पहले उसका मूड ठीक करना जरूरी है, इसलिए वो एक स्पेशल जगह ले गया। जैसे ही कायदे ने देखा कि वो जू में है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो छोटे बच्चे की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है और जैसे ही वो पांडा इनक्लोजर के पास पहुंची, उसकी सारी टेंशन एक पल के लिए गायब हो जाती है। उसे मुस्कुराता देख करके सकुता को भी सुकून मिलता है और घर लौटते वक्त वो सीधा घर नहीं गया, बल्कि कायदे को रात तक अंधेरे में स्कूल ले गया। उसका मानना था कि रात को स्कूल इतना डरावना नहीं लगेगा। दोनों धीरे धीरे स्कूल के कॉरिडोर्स में चलने लगते हैं और पहली बार कायदे ने स्कूल को बिना डरे देखा। उसकी आंखों में पहले जैसा खौफ नहीं था, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। कायदे जब उठती है तो वो अपनी पहली वाली कायदे नहीं थी। उसकी बच्चों जैसी मासूम पर्सनालिटी, पूरे 2 साल की यादें, सब कुछ गायब हो चुका था। अब उसके सामने वही पुरानी सीरियस और शांत कायदे खड़ी थी। सकुता कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह जाता है। उसके लिए ये खुशी भी थी और दर्द भी। वो तुरंत कायदे को हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उसे सच बताया कि कायदे की पुरानी मेमोरीज वापस आ गई हैं, लेकिन इसके बदले उसने पिछले 2 साल की सारी यादें खो दी हैं। मतलब जो कायदे इन 2 सालों में बनी थी, जो मासूम हंसी खुशी वाली पर्सनालिटी थी, वो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। ये सुनते ही सकुता बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूमने लगी जो उसने उन 2 सालों में कायदे के साथ बनाई थी। उसका गिल्ट इतना बढ़ गया कि वो हॉस्पिटल से भाग निकलता है। तेज बारिश हो रही थी और सकुता बिना किसी होश के सड़कों पर दौड़ता रहता है। वो इतना टूट चुका था कि जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार थक कर सड़क पर ही गिर पड़ता है। तभी उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा और जब उसने नीचे देखा तो उसके पुराने जख्म फिर से खुल चुके थे। खून धीरे धीरे बह रहा था और बारिश के बीच वो अकेला बैठा बस टूट चुका था। तभी उसके सर के ऊपर एक छतरी आकर के रुक जाती है और उसने ऊपर देखा तो सामने सोको माकिनोहारा खड़ी थी। वो बिना कुछ कहे सकुता को घर ले गई, उसके लिए सूखे कपड़े निकाले और कहा कि जाओ पहले नहा लो। जब सकुता बाथरूम में था, सोको की नजर कायदे की उस डायरी पर पड़ी जो 2 साल पहले सकुता ने उसे गिफ्ट की थी। उसने डायरी खोल करके पढ़ना शुरू किया। हर पेज पर कायदे की छोटी छोटी खुशियां लिखी थी, हर छोटी जीत, हर वो पल जब सकुता ने उसका हाथ पकड़ करके उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी।
डायरी का हर लफ्ज जैसे सकुता के दिल पर सीधा वार कर रहा था, लेकिन ये वो दर्द था जो उसे याद दिला रहा था कि उसने कायदे के लिए कितना कुछ किया है। डायरी के आखिरी पेजेस में कायदे ने लिखा था कि वो एक दिन अपने सारे डर को हरा देगी और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जिएगी। सोको ने डायरी बंद की, फिर सकुता की तरफ देख करके धीरे से बोली कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी बात ने सकुता के दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। अब अगली सुबह जब सकुता उठता है तो सोको जा चुकी थी। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया था और ढेर सारे सवाल। सकुता नॉर्मल होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गिल्ट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच मे उससे मिलने आती है। जैसे उसकी नजर सोको के छोड़े हुए नोट पर पड़ती है, उसने तुरंत सकुता से सब सच पूछ लिया। इस बार सकुता कुछ नहीं छुपाता। उसने अपनी टूट चुकी मेंटल स्टेट, अपना दर्द और वो सारी रातें बता दी जिसमें वो रोता हुआ सोया था। ये सब सुनते ही मे का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि हर बार सब कुछ अकेला क्यों झेलते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे भी तुम्हारा बोझ उठाने दो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सकुता एक बार फिर से अपने गिल्ड के साथ अकेला रह जाता है। उधर पुरानी यादों वाली कायदे के साथ रहना भी आसान नहीं था। सकुता हर रोज उसे पिछले 2 साल की बातें समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसे खुद लगता है जैसे कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा। ऊपर से उसकी और मे की भी अभी तक सुलह नहीं हुई थी। तभी एक दिन तो यहाँ माँ गुस्से से उसके घर पहुँचती है। आते ही उसने सकुता की अच्छी खासी क्लास लगा दी। वो चीख कर बोलती है कि तुमने मे को इग्नोर किया और तुम्हें ये तक याद नहीं कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनकर सकुता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो यहामा ने उसके सामने प्रूफ भी रख दिया और अब उसके पास कुछ कहने को नहीं था। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था और बिना एक सेकंड गंवाए वो सीधा ट्रेन स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ से मे की शूटिंग लोकेशन पर पहुँच गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो मे जा चुकी थी। निराश होकर के वो मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि मे बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। दोनों बिना कुछ बोले एक शांत सी जगह पर चले गए। काफी देर तक तो सिर्फ खामोशी थी। फिर सकुता ने धीरे से कहा हैप्पी बर्थडे में, और उस एक लाइन में उसका सारा पछतावा छुपा हुआ था। उस रात दोनों ने दिल खोल करके बातें की, सारी गलतफहमियां दूर की और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे को समझा। फिर धीरे धीरे सकुता के अंदर चल रहा तूफान भी शांत होने लगा और अब मैं फिर से उसके साथ थी। कायदे भी अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इतने सालों बाद पहली बार सकुता को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे सताना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना और सीजन 2 के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।